तो मैथमेटिकल टूल्स में बच्चों क्या क्या सेक्शन है बताओ, क्या क्या मैथमेटिक्स में हम बात करेंगे? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। ये सारे में आई थिंक कि 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना, अलजेब्रा पढ़ा है। तो उतना काम हमें, जितना हमें आता है, जितना काम है उतना हमें आता है ना। तो ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा और ये नया भी नहीं है तुम्हारे जिंदगी में, है ना। यानी अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब सॉल्व करना आता है हम सबको, 10th क्लास में भी पढ़ा है हमने। तो हमें क्या नहीं आता और हमारे जीवन में नया क्या है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये दोनों बिल्कुल ही नया है, तो हमें इसे पढ़ाना है। और एक आता है ग्राफ, एक आता है ग्राफ, जो हम डिटेल में आपको अच्छे से ग्राफ पहले समझाएंगे पूरा, ठीक है। यानी ग्राफ बिल्कुल जैसे आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, फिजिक्स की दुनिया में बात करो, इवन ग्राफ यहाँ पे ही नहीं, इवन आप 12th क्लास की फिजिक्स में भी अगर बात करोगे तो वहां भी ग्राफ होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बीच में ग्राफ, यानी ग्राफ किसी भी दो क्वांटिटियों के बीच में आपको फिजिक्स में हर जगह ग्राफ आते हैं। यानी हर एक क्वेश्चन को ग्राफ के क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी इतना सारा चीज में मैं आपको डिफरेंशिएशन पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन और ग्राफ, ये तीन चीज हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे मैथमेटिकल टूल्स, एकदम बेसिक लेवल पे, यानी माइनस लेवल से शुरू करेंगे, यानी 6th क्लास 7th क्लास वाले बच्चे जैसे करते हैं वैसे शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन से। क्या शुरू करेंगे? डिफरेंशिएशन से। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कुछ फंक्शन। क्या बात करेंगे? फंक्शन। कुछ छोटी चीजें हैं, डिफरेंशिएशन पे हम डायरेक्ट नहीं आएंगे, तो हम फंक्शन से समझते हैं फंक्शन क्या होता है। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है समझते हो? ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में अपनी वैल्यू को फिक्स रखता है, उसको कांस्टेंट कहते हैं। जैसे पाई, 5, 100, 35, कुछ भी नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। कांस्टेंट का मतलब किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में उसकी वैल्यू फिक्स रहती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और वेरिएबल which can have any value, जैसे x, y, z, w, ये इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम जनरली क्या है? फिजिक्स की दुनिया में बात करूं तो वो एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है कि नहीं बोलो? फिलहाल हम बात करेंगे फंक्शन। क्या बात करेंगे? फंक्शन। नोट किया जाए फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? किसी भी दो वेरिएबल के बीच में रूल ऑफ रिलेशनशिप, यानी कोई दो वेरिएबल है, उस दोनों वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप होगा और वो रिलेशनशिप एक रूल के तहत होगा। समझ रहे हो? एक रूल के अकॉर्डिंग अगर एक रिलेशनशिप होता है तो हम उसे कहते हैं फंक्शन। यानी जैसे दो वेरिएबल, एक y और एक x वेरिएबल है। सपोज हम लिखते हैं y फंक्शन है x का, इसको लिखने का तरीका होता है मैथमेटिक्स में y f ऑफ x, इसका मतलब y x की फंक्शन है। समझ रहे हो? यानी दो वेरिएबल यहां पर, एक y और एक x, समझ रहे हो, जिसमें y x का फंक्शन है। इसका मतलब है कि y और x में एक रिलेशनशिप है एक सर्टेन रूल के तहत। समझ रहे हो ना? अब जैसे अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, यानी y और x में एक रिलेशनशिप है ना, और एक रूल के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप है कि x की वैल्यू 1 देंगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगा, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगा, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगा। यानी हर एक x की वैल्यू पर एक y की सर्टेन वैल्यू मिल रही है। यानी फंक्शन के लिए क्या होता है बच्चों? कोई एक वेरिएबल फंक्शन का रोल प्ले करता है और किसी का फंक्शन बनता है, किसी दूसरे वेरिएबल का फंक्शन होता है। मेरा मतलब कि जैसे y और x दो वेरिएबल है, इसमें y को फंक्शन में बना दिया x का, तो y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y x का फंक्शन है, तो y x का तभी फंक्शन बनेगा जब x के और y के बीच में एक रिलेशन हो, और इस तरीके से रिलेशन हो जिससे कि x की हर एक वैल्यू पर y का एक वैल्यू डिफाइन हो, यानी x की हर एक वैल्यू पर y का एक वैल्यू डिफाइन हो,
तो हम कहेंगे कि वाई एक्स के बीच में एक रिलेशनशिप है एक रूल के तहत, और इस तरीके से जिससे कि एक्स की हर एक वैल्यू पर वाई का एक ही वैल्यू मिले, उसको हम कहते हैं फंक्शन। वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आया? अब जैसे एक्स की एक वैल्यू डालूंगा, कुछ भी एक वैल्यू डाल दो, वाई की एक ही वैल्यू मिलेगा ना कुछ मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा। एक्स वैल्यू 0 डालो, वाई की वैल्यू 0 मिला। एक्स वैल्यू 1 डालो, वाई की वैल्यू 2 मिला ना कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और एक ही वैल्यू मिले तभी हम कहेंगे एक फंक्शन है दूसरे का। समझ रहे हो? यहां वाई फंक्शन है एक्स का। तो वाई और एक्स के बीच में एक रूल है। क्या है? एक रूल है। रूल क्या कहता है कि एक्स जो भी हम यहां पर रखेंगे उसको ट्वाइस कर देगा वाई, है ना? यानी एक्स जो भी रखेंगे ना वो 2 गुना देगा हमको वाई। वाई क्या देगा? वाई क्या मिलेगा? एक्स का डबल मिलेगा। यही तो कह रहा है। अच्छा, y बराबर 2x + 1, यानी y x का फंक्शन है। यहां पर फिर से y किसका फंक्शन है? x का। यानी x इनपुट है और y आउटपुट है। जो फंक्शन बनता है वो आउटपुट की तरह बिहेव करता है, और जिसका फंक्शन होता है वो इनपुट की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे मैं बोल रहा हूं y x का फंक्शन है, आउटपुट का काम कौन करेगा? y, और इनपुट का काम कौन करेगा? x। तो हर इनपुट पर एक आउटपुट मिलना चाहिए। एक इनपुट दिए, एक आउटपुट मिलना चाहिए। ऐसा है कि इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट मिल ही नहीं रहा, तो मतलब फंक्शन नहीं है। समझ रहे हो? इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट मिले, और एक ही आउटपुट मिले। ऐसा नहीं कि एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल गया। समझ रहे हो ना? एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। एक इनपुट पे अगर 2 आउटपुट मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। y स्क्वायर = x, y स्क्वायर = x। x की वैल्यू 4 डालोगे तो +2 और -2 दोनों आएगा। y स्क्वायर = x, है ना? तो x की वैल्यू अगर आप डालते हो y स्क्वायर = x, तो x की वैल्यू एक कोई भी डालिएगा तो आप y का 2 सॉल्यूशन देगा। अच्छा, इसका मतलब है कि y यहां फंक्शन x का नहीं बन रहा है, कि एक इनपुट पर y का 2 वैल्यू मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। +2 और -2 पता है कि नहीं आपको? यहां पर y नॉट द फंक्शन ऑफ x। लेकिन वही y √x अगर कर दूंगा ना तो फिर y, तुम कहोगे सर बात तो एक ही है गणित में, y √x है और y स्क्वायर x, तो बात तो बराबर ही है, लेकिन बराबर नहीं है। पता है कि नहीं? y √x अगर कोई बच्चा लिखता है, इसका मतलब x की वैल्यू निगेटिव यहां नहीं होने वाली। x की वैल्यू निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होगा, x की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही डिफाइन होगा। x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए डिफाइन होगा। तो x की एक सर्टेन वैल्यू पर अगर हम बात करें, है ना, तो y का एक ही वैल्यू आएगा, है ना? x वैल्यू 4 डाले तो y का वैल्यू +2 आएगा। क्या आएगा? +2। तो यानी ये फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं है y x का। यहां पर क्लियर ना? तो y स्क्वायर 2 वैल्यू देगा ना क्वाड्रेटिक में, y स्क्वायर = 4, यानी y +2 भी हो सकता है, x y की वैल्यू +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो बोलो फंक्शन क्या होता है? बोलो फंक्शन क्या होता है? 2 वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप होता है एक सर्टेन रूल के साथ, है ना? रूल देख रहे हो? रूल यहां पर क्या दिख रहा है? रूल यहां पर क्या है? रूल बोलो कि x की वैल्यू जो भी हम यहां पर डालेंगे उसका डबल करेगा और उसमें एक जोड़ देगा, तब क्या बनेगा? y। ये एक रूल है कि नहीं? बोलो। तो ये y x का यहां पर क्या है? फंक्शन। समझ में आया? कई बार आपको ना ऐसे पूछ दूं अगर कि x स्क्वायर फंक्शन है कि नहीं, बताओ x स्क्वायर फंक्शन है कि नहीं? तुम कहोगे ये कैसी बात कर रहे हो, x स्क्वायर फंक्शन है, किसका फंक्शन है ये तो बताओ, और कौन फंक्शन ना। अगर मैं लिख देता y = x स्क्वायर, अब मैं बोलता आप बताओ y x का फंक्शन है ना, तो बोलोगे हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है, x की हर एक वैल्यू पर y की एक वैल्यू मिल रही है, तो y x का फंक्शन है सर। कहोगे ना y x का फंक्शन है? ठीक है बच्चों, अगर मैं डायरेक्टली तुमसे बोल दिया कि x स्क्वायर फंक्शन है कि नहीं, अरे क्या नहीं कहते, पागल हो गए क्या? y x स्क्वायर, y ही तो x स्क्वायर है तुम्हारा। हम कह रहे हैं यहां पर y = x स्क्वायर, और अब हम कह रहे हैं y x का फंक्शन है। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अब मैं डायरेक्टली y ना बोलकर x स्क्वायर को ही पकड़ लिया, तो क्या x स्क्वायर फंक्शन नहीं है? सर समझ में नहीं आया, क्या बोल दिए? अरे y = x स्क्वायर है ना, y बराबर क्या है? x स्क्वायर। y को क्या कह रहे हो यहां पर? y को क्या कह रहे हो? y को क्या कह रहे हो? फंक्शन किसकी? x की। बहुत बढ़िया। y है कौन? y है कौन? y है कौन? x स्क्वायर है ना। तो मैं डायरेक्टली अगर तुमसे बोल दूं x स्क्वायर फंक्शन नहीं है क्या? है किसकी? x की। अरे y ही तो x स्क्वायर है लोल, y और x स्क्वायर एक ही तो बराबर ही तो है। नहीं, हम कह रहे हैं y x की फंक्शन है। बहुत बढ़िया,
सर घूम जाता है दिमाग थोड़ा अगर ऐसे बोल दोगे तो, है ना। अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर फंक्शन है कि नहीं, हाँ है, एक्स स्क्वायर ही तो वाई है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर है। अरे वाई किसको लेट की है वो ये बताओ, एक्स स्क्वायर को, तो वाई और एक्स स्क्वायर दोनों एक ही चीज है ना, बोलो। तो मैं बोल रहा हूं वाई एक्स का फंक्शन है, ठीक है, सुंदर, बहुत अच्छा। और मैं डायरेक्टली उठा लिया एक्स स्क्वायर को, और मैं बोलूं एक्स स्क्वायर फंक्शन है, डाइजेस्ट हुआ। वाई बराबर एक्स स्क्वायर, वाई फंक्शन है एक्स का, मैं वाई ना बोलकर एक्स स्क्वायर को ही बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ एक्स। हाँ ठीक है, नहीं समझे, एक्स स्क्वायर ही फंक्शन किसकी है, तो अजीब सा लगता है ना कहने में, है ना। कभी तो टीचर जब बोलता रहता है तो बस समझ में आए नहीं आए, ऐसे घोंगे की तरफ पड़े हो, हाँ ठीक है समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया है ना, खाक समझ में आ रहा है। दोबारा बोल रहा हूँ, चाहो 3 बार बोलूंगा, समझो, जब तक नहीं समझोगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ में आ रहा है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर, अरे y बराबर एक्स स्क्वायर है रामलाल, यानी एक्स स्क्वायर ही तो y है। इसका मतलब है अगर मैं बोलूं y फंक्शन x का, हाँ सर बहुत बढ़िया दिख रहा है हमको, साला y x पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो y फंक्शन है जी x का, है ना। और मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली एक्स स्क्वायर को फंक्शन, तो क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है किसकी, x की। अभी इससे पहले क्या था, एक्स स्क्वायर को हम एज्यूम किए थे y है ना, एक्स स्क्वायर को क्या एज्यूम किए थे, y। चलो अब दूसरा तरीके से अगर मैं लिखता हूं 3x स्क्वायर प्लस x, बोलो ये एक फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन है कि नहीं, किसकी, x इनपुट है और ये पूरा एक मशीन है, x की वैल्यू डालो 1, पूरा वैल्यू सॉल्व करके फट 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 एक रूल के हिसाब से सॉल्व करके दे देगा कि पहले जो इनपुट डालोगे उसका स्क्वायर करेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेगा उसको, और फिर प्लस करेगा, और फिर वो इनपुट ऐड हो जाएगा फिर से वापस, तो ये पूरा सॉल्यूशन देगा कि नहीं देगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको z बोल दूं, अब बोलने में अच्छा लगेगा, z इज द फंक्शन ऑफ x, इस पूरे को क्या लेट किया मैंने, z इज द फंक्शन ऑफ x। लेकिन अब हम डायरेक्टली इसको क्या बोल रहे हैं, समझ में आ गया हो, sin x एक फंक्शन है कि नहीं बताओ, किसकी, अब मैं बोल दूं y बराबर sin x, लेट कर लिया sin x को y मान लिया, अब ठीक लग रहा है, खुला दिमाग, चलो ठीक है। तो फंक्शन किसे कहते हैं बताओ, फंक्शन क्या होता है, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप का एक रूल के साथ, है ना, और जिसमें हर एक वेरिएबल इनपुट का रोल प्ले करेगा, दूसरा वेरिएबल आउटपुट का रोल प्ले करेगा, और हर एक इनपुट पर एक आउटपुट मिलना चाहिए। तो लिखो, इट इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप, इट इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप, it is a rule of relationship, it is a rule of relationship, it is a rule of relationship between two variables, it is a rule of relationship between two variables, it is a rule of relationship between two variables in which one is assumed to be dependent, in which one is assumed to be dependent, है ना, in which one is assumed to be dependent and the other and the other is independent variable, and the other is independent variable, लिख दिया। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, हमें छूट है, कुछ भी ले सकते हैं हम डिपेंड नहीं करते, जैसे यहाँ पर y डिपेंडेंट है कि x, डिपेंडेंट कौन है, किस पर, जिसमें x वेरिएबल किसका रोल प्ले कर रहा है, इंडिपेंडेंट का। इंडिपेंडेंट मतलब हम कुछ भी रख सकते हैं उसकी वैल्यू, है ना, लेकिन y की वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, हेलो, y की वैल्यू कुछ भी, y बेचारा डिपेंडेंट है किस पर, x पर। बहुत बढ़िया। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन। यहां पर मैं कह सकता हूं कि y द फंक्शन ऑफ x, बोलो जल्दी, y द f ऑफ x कह सकता हूं कि नहीं, इसके लिए कह सकता हूं, यहां पर भी कह सकता हूं ना, यहां नहीं कह सकता हूं ना, y नॉट द फंक्शन ऑफ x। कारण समझ में आया, x की एक वैल्यू पे देंगे तो
y की दो वैल्यू मिलेगी। अच्छा, जो बच्चे गणित वाले हैं यहाँ पर, मैथ वाले, उनको डोमेन और रेंज भी पता होगा। इनपुट को क्या कहते हैं? डोमेन। मतलब जो x है यहाँ पर डोमेन का काम करता है। डोमेन मतलब जो जो वैल्यू हम डाल रहे हैं, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो मिलते हैं वो रेंज। कहता है ना कि तुम्हारा रेंज कहाँ है, मतलब क्या क्या वैल्यू तुम दे पाओगे, है ना, दैट इज रेंज। बट आपको जो फिजिक्स की नजरों में डोमेन और रेंज का कोई जरूरी नहीं है पढ़ने का, समझ रहे हो ना। बट हम जो हम मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाएंगे वो केवल फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो मैं डोमेन और रेंज से मतलब नहीं है, केवल फंक्शन समझना था। क्लियर हो गया? ओके। फंक्शन क्या है बोलो, फिर से एक बार बोलो, फंक्शन क्या है? इट इज रिलेशनशिप। क्या इट इज? इट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। आगे शुरू से बोलो। इट इज रूल ऑफ रिलेशनशिप। यार इट इज क्या क्या लिखे थे? इट इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप, है ना, बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन इज assumed to be dependent and another variable is independent। तो बोलो फंक्शन का रोल प्ले कौन करता है, डिपेंडेंट वाला कि इंडिपेंडेंट वाला? फंक्शन कौन बनता है? डिपेंडेंट वाला ना। जैसे y डिपेंडेंट है x पे, तो फंक्शन कौन बनेगा? किसके साथ? एक रूल होता है ना, रूल कुछ भी हो सकता है ना। बात समझ में आया? ओके। तो फंक्शन तो समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब हम बात करेंगे रेट क्या होता है। जानते हो, पूरे फिजिक्स ही नहीं, पूरे साइंस की बात अगर मैं करूं और मैथ की बात करूं तो रेट का चर्चा हर समय होता, हर जगह पे होता है। अरे इवन पढ़ाई की ही दुनिया में नहीं, इवन मार्केट में जैसे उतरते हो तो सबसे पहला लिप्स ओपन होते ही बोलते हो, सबसे पहला वर्ड आता है तुम्हारे मुंह से खुल के निकलता है, क्या? रेट क्या है ना। यानी रेट क्या है। अब रेट किसी फिजिक्स की किताबों में थोड़ी लिखी हुई है और ना ही गणित की किताबों में लिखी है। बट रेट वर्ड तो यूज होता है ना, रेट ऑफ दिस, रेट ऑफ दैट बोलते हैं ना, बट रेट समझ में नहीं आता है सर। तो रेट आज हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि रेट क्या होता है, ठीक है ना। आज हम क्या बात करेंगे? रेट क्या होता है, ठीक है। और रेट पहले अच्छे से समझते हैं आज कि रेट क्या होता है। तो आइए सबसे पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, कंसेप्ट नंबर 1, कि रेट जो होता है बच्चों, किसी एक क्वांटिटी का डिफाइन होता है और किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है। अच्छा हाँ, स्टॉप कर रहा हूं, एक चीज, छोटा सा चीज मैं याद दिलाता हूं तुम्हें। फंक्शन का एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूं फिजिक्स की दुनिया में। जैसे एक बात बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, आपको पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? क्या होता है? एक तरह का टेम्परेचर होता है, वह टेम्परेचर जिसपे वाटर बॉइल कर रही है उस वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है। इसी तरीके से हर लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मतलब वाटर जिस टेम्परेचर पे बॉइल होना शुरू होगा उसको कहते हैं, वो टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पॉइंट मतलब टेम्परेचर ही। अब एक बात बताओ, अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या आपको लगता है फिक्स वैल्यू है, या जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा? हम जो 100 डिग्री सेल्सियस ये रट रखे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाते ही बॉइल होना शुरू होता है। तो मेरा मतलब है ये 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का, ये कब का है? ये है सी लेवल पे। कहां पर है? सी लेवल पे। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट घटती बढ़ती है। अच्छा, इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ हाइट। मानते हो कि नहीं? बोलो। अब क्या रिलेशन है हाइट के साथ टेम्परेचर का एग्जैक्ट? वो बात की बात है, वो इक्वेशन बताएगा नहीं रिलेशन क्या होगा। नहीं तो टेम्परेचर फंक्शन बन गया किसकी? हाइट। जैसे अगर मैं समंदर की बात करूं, ये पानी में बात करूं, तो जैसे जैसे डेप्थ में अगर हम जाए नीचे जाएं तो प्रेशर की बात अगर करूं तो प्रेशर चेंज होगा कि नहीं डेप्थ के हिसाब से? जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्रेशर बिकम्स फंक्शन ऑफ डेप्थ। नहीं समझे? फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर अगर नीचे जाएंगे डेप्थ में तो डेप्थ बढ़ते जाएगी तो प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। तो प्रेशर क्या हो गया? फंक्शन किसका? अब डेप्थ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और प्रेशर डिपेंडेंट हो गया, और एक रिलेशन होगा उसमें, है ना। तो बच्चों डेप्थ के हिसाब से प्रेशर भी क्या होता है? चेंज होता है, इसलिए प्रेशर फंक्शन हो गया डेप्थ का। फिलहाल कुछ एग्जांपल दे दिए तुमको, ठीक है ना। यानी कौन फंक्शन किसी का बन सकता है, ठीक है ना। फिजिक्स की दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं फंक्शन के।
जैसे वेलोसिटी, अगर एक बॉल को ऊपर फेंक दूं तो उसकी जो वेलोसिटी है ना हाइट के हिसाब से क्या होगा, घटती जाएगी। जैसे जैसे हाइट गेन करेगा वैसे वैसे रफ्तार उसकी कम होगी। तो वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ एच, है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएगी घटेगी ना। तो वेलोसिटी एक वेरिएबल है, पार्टिकल की वेलोसिटी एक वेरिएबल है, और पार्टिकल की हाइट जो है दूसरी वेरिएबल है, जिसमें एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा, एक सर्टेन रूल होगा, है ना, उसके बीच। और वेलोसिटी एच का फंक्शन बन जाएगा कि नहीं, बोलो। ओके चलो फिलहाल वापस आते हैं रेट पे। रेट क्या होती है? कंसेप्ट नंबर 1, रेट बता सकते हो क्या होता है? रेट हमेशा किसी एक क्वांटिटी का डिफाइन होता है और किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे मैं रेट के बारे में बोलता हूं ना तो कई टीचरों को ऐसा लगता है क्या जानते हो, रेट टाइम के रिस्पेक्ट में होता है ना, टीचरों को भी लगता है। 99.9% मेरा एक्सपीरियंस रहा है जब भी मैं डिस्कस करता हूं टीचरों से, या स्टूडेंट की बात छोड़ दो, ठीक है, टीचरों से व्हेन आई वाज इन कोटा तो बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, रेट 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 बोले जा रहा है। रेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो मैंने ये रेट को अलग से पढ़ाने के लिए टॉपिक खुद से डिजाइन किया कि रेट पढ़ाना चाहिए, कि रेट अगर आ जाएगा ना तो बहुत चीजें आसान हो जाएगी। अब रेट कैसे पढ़ाया जाए, तो रेट के बारे में 1 by 1 2-3 कंसेप्ट हमने बनाए हैं, उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है ना। रेट गलत फहमी में मत रहना कि रेट टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। बच्चों रेट किसी एक क्वांटिटी का डिफाइन होता है और किसी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है, लेकिन ध्यान रहे कि जिसका तुम रेट डिफाइन करोगे ना, जिसका रेट तुम निकालोगे ना, वो फंक्शन बनना चाहिए, और जिसका रेट निकलेगा, जिसके रेस्पेक्ट में रेट निकलेगा, जिसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, वो उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए, उस पर डिपेंड करे वो क्वांटिटी। मतलब सीधी बात बोलूं, रेट फंक्शन का डिफाइन होता है और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे y फंक्शन है x का, y डिपेंड कर रहा है x पे, है ना, तो y का रेट निकलेगा x के रिस्पेक्ट में। ये एग्जिस्ट तभी करता है रेट, समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं तो पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बदल रहा है, यानी वेलोसिटी फंक्शन है किसका, टाइम का, तो रेट किसका निकालोगे, वेलोसिटी का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी रेट एक क्वांटिटी का डिफाइन होता है, दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। तो जब भी तुम्हारे मुंह से निकलेगा कि रेट ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू, साथ में बोलना पड़ता है कि रेट ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दैट। समझ में आ गया? रेट ऑफ ये क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू ये क्वांटिटी, समझ में आ गया? तो रेट किसी एक क्वांटिटी का होगा, किसी के रिस्पेक्ट में होगा। लिखो कांसेप्ट 1, रेट इज ऑलवेज डिफाइंड ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। Rate is always defined of a quantity with respect to a variable. रेट हमेशा एक क्वांटिटी का डिफाइन होता है और एक सर्टेन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। रेट इज ऑलवेज डिफाइंड ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। हो गया? फॉर एग्जांपल उसी में कंसेप्ट 1 में लिखना, फॉर एग्जांपल रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये कंसेप्ट 1 हो गया पूरा। मतलब कोई बंदा कहे y का रेट x के रिस्पेक्ट में निकालो, है ना, यानी रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालो, ठीक है ना, यानी y की रेट x के रिस्पेक्ट में। ये बात सही है। तो y का रेट x के रिस्पेक्ट में अगर निकालो, अगर ऐसा कोई बोलता है आपसे, तो इसका सर क्या मतलब क्या है सर, ये तो समझा दो। y का रेट आप बोल रहे हो x के रिस्पेक्ट में, बट इसका मतलब क्या होता है, सेंस क्या होता है, ये तो समझा दो। क्या मतलब चल रहा है? रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का रेट x के रिस्पेक्ट में निकालते हो, इसका क्या मतलब है आओ समझते हैं। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2, रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मींस रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये जानते हो 12th की फिजिक्स में भी काम आएगा, है ना, और हर जगह काम आता है। रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मींस, इसका मतलब क्या होता है समझे पहले, फिर लिखते हैं, ठीक है ना। रेट किसका निकाल रहे हो, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब होता है बच्चों अमाउंट ऑफ y इन यूनिट वैल्यू ऑफ x, यानी x के यूनिट वैल्यू में y कितना अवेलेबल है। अच्छा, यानी y का रेट चाहिए ना आपको, x के रिस्पेक्ट में चाहिए ना, तो वैल्यू y का निकालोगे, यानी रेट y का निकाल रहे हो, इसका मतलब वैल्यू हम देख रहे हैं y का x के यूनिट वैल्यू में, यानी x के यूनिट वैल्यू में y कितना मिलेगा, x के यूनिट वैल्यू में जितनी भी y अवेलेबल होगी उसी को रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहा जाएगा। यानी सीधी बात बोलूं, द अमाउंट ऑफ y इन यूनिट वैल्यू ऑफ x। समझ में आया? रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट किसका, y का, x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब वैल्यू ऑफ y इन यूनिट वैल्यू ऑफ x। क्लियर? रेट ऑफ z, रेट ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ जल्दी। रेट z का निकालना है x के रिस्पेक्ट में, मतलब क्या,
हम क्या देख रहे हैं, रेट देख रहे हैं जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब अमाउंट ऑफ जेड निकाल रहे हैं हम एक्स के यूनिट वैल्यू में, यानी अमाउंट ऑफ जेड इन यूनिट वैल्यू ऑफ एक्स। आया समझ में? अमाउंट ऑफ जेड इन यूनिट वैल्यू ऑफ एक्स, अमाउंट ऑफ जेड इन यूनिट वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर? अच्छा, यानी अगर मैं बोलूं रेट ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मतलब? रेट ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम फिजिक्स की दुनिया में क्या होगा इसका मतलब? अमाउंट ऑफ, अमाउंट किसका? डिस्टेंस का। कितने टाइम में? कितने टाइम में? यूनिट टाइम में। समझ में आया? तो बोलो रेट ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू पी। आदत डालो जरा, तुरंत दिमाग काम करे। अमाउंट ऑफ जेड इन यूनिट वैल्यू ऑफ पी। चलो ठीक है, फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ रेट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या मतलब होगा? अमाउंट ऑफ वाई यूनिट, सोना मत, अमाउंट ऑफ वाई इन यूनिट वैल्यू ऑफ एक्स, यही मतलब है ना? ठीक है। अब सर इसको लिखेंगे कैसे, गणित में कैसे लिखेंगे? आपने तो बोल दिया रेट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है वाई की वैल्यू इन यूनिट वैल्यू ऑफ एक्स, है ना? इसको गणित में कैसे लिखेंगे? आओ गणित में लिख के दिखा रहे हैं। देखो किसके यूनिट वैल्यू में निकला है? यूनिट वैल्यू किसका लेना है, एक्स का कि वाई का? यूनिट वैल्यू एक्स का लेना है ना, तो उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो देखो लेट अस सपोज दैट कि एक्स की एक्स वैल्यू में वाई की वैल्यू वाई मिली, एक्स की एक्स वैल्यू में वाई की वैल्यू कितनी मिली? वाई। तो एक्स की यूनिट वैल्यू में कितनी मिलेगी? वाई वाई एक्स, है ना? अच्छा, यूनिटरी मेथड नहीं आता है। एक्स की एक्स वैल्यू में वाई की वैल्यू वाई मिली, तो एक्स के यूनिट वैल्यू में कितनी वाई मिलेगी? वाई बाय एक्स। अच्छा, यानी बताओ ये क्या है? ये अमाउंट ऑफ, ये क्या है बोलो? ये अमाउंट ऑफ क्या है बच्चों? वाई है, लेकिन एक्स के कितनी वैल्यू में है? एक्स वैल्यू में। बट ये वाई बाय एक्स क्या है? अमाउंट ऑफ वाई ही है, अमाउंट ऑफ वाई ही है, बट एक्स के कितनी वैल्यू में? अच्छा, यानी एक्स की यूनिट वैल्यू में वाई अगर देखना है ना, तो वाई को एक्स से डिवाइड मार दो सीधा, है ना? वाई बाय एक्स। बोलो आना, बोलो आया? अच्छा, तो बोलो इसको मैं y बाय एक्स को ही बोल सकता हूं ना, अमाउंट ऑफ y इन यूनिट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, याद रखिए रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मींस अमाउंट ऑफ y इन यूनिट वैल्यू ऑफ x, इन यूनिट वैल्यू ऑफ, समझ में आ गया? अमाउंट ऑफ y इन यूनिट वैल्यू ऑफ x, इसी को मैथमेटिक्स में क्या लिखेंगे? y बाय x। हाँ, हम बात कर रहे थे रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी अमाउंट ऑफ y इन यूनिट वैल्यू ऑफ x। हाँ, इसको शॉर्टली बोलते हैं, टीचर क्या बोलता है? y पर यूनिट x। ऐसे कभी कभी सुने हो ना क्लास में बोलते हुए y पर यूनिट x, y पर यूनिट x मतलब क्या? वैल्यू ऑफ y इन यूनिट वैल्यू ऑफ x, एक्चुअली y पर यूनिट x, है ना? यानी वैल्यू ऑफ y इन यूनिट वैल्यू ऑफ x। ये समझ में आ रहा है सेंटेंस? आसान लग रहा है सुनने में, नहीं? वैल्यू ऑफ y इन यूनिट वैल्यू ऑफ x मतलब y की वैल्यू x की यूनिट वैल्यू में, है ना? लेकिन y पर यूनिट x बोल देते थोड़ा अजीब सा लग रहा है, नहीं? y पर यूनिट x मतलब क्या? वैल्यू ऑफ y इन यूनिट वैल्यू ऑफ x, उसी को बोलते हैं, ठीक ना? इसको गणित में कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में? y अपॉन x, ठीक बात? तो अगर मैं बोलूं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, क्या लिखोगे? मैथ में कैसे लिखोगे? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कैसे लिखोगे मैथ में? हाँ, बोलो बोलो बोलो। डिस्टेंस बाय टाइम। अरे जिस क्वांटिटी का रेट निकालना उसको ऊपर रखो, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना उससे डिवाइड करो, ये तो हो रहा है। बोलो ठीक है। रेट ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू टी गणित में कैसे लिखोगे? जेड बाय टी, यानी रेट ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू टी। इसी को क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ जेड इन यूनिट वैल्यू ऑफ टी, जेड बाय टी। ओके, ठीक लिया? समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा वाई का क्या मीनिंग है? डेल्टा वाई का क्या मतलब है बता सकते हो आप लोग? चेंज इन वाई होता है। डी वाई का क्या मतलब है? चेंज इन वाई ये भी होता है, और डेल्टा वाई मतलब भी चेंज इन वाई होता है, बट एक फाइनाइट चेंज होता है और एक होता है इनफिनिटेसिमल चेंज। इनफिनिटेसिमल मतलब इनफिनाइटली स्मॉल, मतलब बहुत बहुत छोटा। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, इसलिए समझ में नहीं आता एनसीईआरटी लोगों को, ठीक है? इनफिनाइटली स्मॉल,
चेंज इन वाई रिप्रेजेंट करता है dy। समझ गए? मतलब बहुत 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 छोटा सा चेंज है ना, एलिमेंट्री चेंज इन वाई, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसको फाइनाइट चेंज इन वाई। समझते हैं सर, मतलब ऐसे कहने से नहीं बात चलेगा। y2 माइनस y1 ये भी होता है, ये भी होता है y2 माइनस y1, लेकिन ये कब यूज होता है और ये कब यूज होता है ये समझना है, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल y2 अगर 3 है और y1 अगर 3.1 है, इसका डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस कितना है? 0.1 ना। क्या मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? इसको 3 और 3.1 दोनों पॉइंट को इंडिकेट कर पाऊंगा ग्राफ पे कि नहीं कर पाऊंगा? एकदम बिल्कुल आसानी से कर सकता हूं। ये है 1 2 3 और 3.1 है, तो 3.1 मान लेते हैं कि 3 को 10 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो 3.1 ये रहा होगा, तो 3.1 ये रहा गया और ये 3 रहा है, तो दोनों पॉइंट को दिखा सकता हूं कि नहीं? ये y2 और ये y1 है, दिखा सकता हूं कि नहीं? बोलो। सॉरी उल्टा लिख दिया, नहीं माइनस में आ जाएगा इसका। 3.1 और 3 ऐसा कर देते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना होगा? 0.1, ठीक है ना। अब ठीक है ना, पहले निगेटिव में आ रहा था ना। हाँ बोलो। तो अब ठीक, अब पॉजिटिव है ना। हाँ तो अब बताओ कि ये y1 y2 रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि नहीं? बोलो। y1 y2 रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बहुत सुंदर। तो एक बात बताइए, हाँ अगर मैं बोलूं कि y2 की वैल्यू 3 कितना बोल दूं? 3 कितना बोलूं जिससे छोटा हो जाएगा? इसमें 0.1 है ना, और मेरे को 0.01 लाना है, क्या करें? कितना रखूं वैल्यू? 3 डिफरेंस 0.01 लाना है मुझे। 3.01 माइनस 3 कितना हो जाएगा? बताओ यहां पर y2 और y1 दोनों वैल्यू क्लोज हो रहा है कि नहीं? बताओ यहां पर y2 y1 पास में है कि यहां पर y2 y1 पास में है? ज्यादा पास में। ज्यादा पास किसमें? अरे लोल, ये y1 तो 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 3.1 है और इसमें 3.01 है। तो ये y के नजदीक ये वाला वैल्यू 3 के ज्यादा पास ये है कि ये वाला, तभी ना उसका गैप भी क्या है? बहुत छोटा। गैप छोटा होना मतलब दोनों करीब आ जाना। अब बताओ 3.0000000000001 माइनस 3, अब बताओ कितना आएगा डिफरेंस? 0.0000000 है ना। यानी इसका मतलब है कि y1 y2 एकदम करीब आ गया कि नहीं इस सिचुएशन में? तो ऐसा लग रहा है कि 3 और 3.0000001 लग रहा है कि दोनों एक ही हो गया है, ऐसा लग रहा है कि नहीं? बोलो। ऐसी चेंज को क्या तुम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाओगे? नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हम dy कहते हैं। क्या कहते हैं? dy। तो अगर मैं यहां पर अगर बोल दूं 1 और ये 0.9, इसका डिफरेंस कितना हो गया? 0.1। और ये बोल दूं 1 माइनस 0.99999999999, समझ में आ रहा है? इस तरीके से इसका डिफरेंस क्या होगा? समझ में आ रहा है? ये वाली वैल्यू बहुत 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 क्या हो गया? छोटी। इतनी जीरो की आप समझ रहे हो, लिख ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्लियर। तो आप बताओ बीच में डैश डैश दे सकते हो, या 9999 ऐसे लगातार चलते रहेगा। समझ में आ रहा है? फिक्स वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो मैं ऐसी सिचुएशन में dy बोला जाता है, यानी y1 y2 लगभग एक हो गया है, लगभग एक हुआ है, एक हुआ नहीं है। इसको कहते हैं इंस्टेंट चेंज इन y, इंस्टेंट चेंज इन y। यानी y1 और y2 में थोड़ा सा फर्क है, इतना थोड़ा कि लगता है कि है ही नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसा चेंज, दिस इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन y। अगर कोई बोले dt मतलब इंस्टेंट चेंज इन टाइम, समझ में आ गया? एंड डेल्टा t फाइनाइट चेंज इन टाइम, समझ में आ रहा? अब मैं बोलूं इन 4 सेकेंड मतलब 0 से 4, ये डेल्टा t हुआ, है ना।
अब मैं बोलूं at 4 सेकेंड, यानी at 4 सेकेंड, यानी 4 के इर्द गिर्द की बातें होगी, अभी भी dt ही हो, अभी ये dt हो गया, मतलब एकदम बहुत कम ड्यूरेशन होगा, नहीं समझे? इंस्टेंट। आई होप समझ में आ गया। तो डेल्टा वाई को क्या बोलते हैं? फाइनाइट चेंज इन वाई। इसको आप लिख सकते हैं फाइनाइट चेंज इन वाई, फाइनाइट चेंज इन वाई। इसको क्या बोल सकते हैं? या इन्फिनाइट, इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज इन वाई, इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज इन वाई, या इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई। नहीं? ठीक है, क्लियर? तो dy, dx, dt ये सब क्या है? इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज इन दैट क्वांटिटी, जिसके पीछे लगा है, जिस क्वांटिटी। ठीक है, नोटेड? मिटाओ, देखो जल्दी। हो गया? Infinitely small change in y and finite change in y. हो गया? अब एक बात बताओ, y अपॉन x को क्या पढ़ते हो? रेट की भाषा में? रेट के शब्दों में बताओ। चेंज कहां दिख रहा है तेरे को? डेल्टा है कहीं? ये क्या है? ऊपर में जो होगा उसका रेट होगा, नीचे में जो होता है उससे रेस्पेक्ट में होता है। क्या पढ़ोगे इसको? बोलो। गलती नहीं होनी चाहिए ना, छोटी छोटी बातें को सही करना है ना मुझे। रेट ऑफ वाई, और इसको और क्या पढ़ेंगे? अमाउंट ऑफ वाई इन यूनिट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सही है ना? अच्छा ये बताओ कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अगर बोलते हैं, अब ये क्या है? रेट है अभी भी, बट ये रेट किसका? वाई का या चेंज ऑफ वाई का? हाँ, अब इसको क्या पढ़िएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। ऊपर में जो होता है क्वांटिटी उसका रेट होता है, सीधी बात। अब ऊपर में वाई नहीं है, चेंज इन वाई है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स। समझ पाया? अच्छा, रेट के साथ विद रेस्पेक्ट टू व्हाट बोलते हैं? पब्लिक समझ जाएगी अपने आप, नहीं समझेगी तो अनपढ़ होगी। समझ रहे हो ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोलने का मतलब है अमाउंट ऑफ चेंज इन वाई। अब ये अमाउंट किसका देख रहे हो? चेंज इन वाई का अमाउंट देख रहे हैं कि वाई में कितना चेंज आएगा इन यूनिट चेंज ऑफ एक्स। नहीं समझे? इसको क्या क्या पढ़ सकते हैं बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, फिर रेट के साथ इन यूनिट घुसा दिया, मिक्स कर दिया ना, इसका आधा उसका आधा। रेट के साथ विद रिस्पेक्ट टू वर्ड यूज होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं। क्या पढ़ेंगे बताइए? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स। ठीक, और इसी को और दूसरा स्टाइल में अमाउंट ऑफ, अमाउंट किसका है? वाई का कि चेंज इन वाई का है? अमाउंट ऑफ चेंज इन वाई इन यूनिट चेंज ऑफ एक्स, यानी एक्स के यूनिट चेंज लाने पर, एक्स की वैल्यू में 1 से चेंज करने पर वाई में कितना चेंज आ रहा है, वाई का चेंज कितना मिलेगा हमको। समझ में आ रहा है? एक्स के यूनिट चेंज लाने पे। आयो 100% समझ में आ गया? एक बात बताओ, dy by dx ये भी क्या है? पूरा बोलो। ये भी क्या है? रेट है। किसकी रेट है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स। ये अमाउंट ऑफ चेंज इन वाई इन यूनिट चेंज ऑफ एक्स ये भी है, बट ये जानते हो कैसा है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, दोनों ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, बट ये इंटरवल में है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये भी है, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, बट ये एवरेज रेट है और ये इंस्टेंटेनियस रेट है। तो दोनों में फर्क है। इसको क्या लिखें? एवरेज रेट ऑफ, अब भूलेगा नहीं ना पढ़ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी काम चलेगा, या विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बोलो इंस्टेंटेनियस रेट, है तो रेट ही ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, है ना, dy by dx। आया समझ में? सर चेंज इन एक्स नहीं आएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। यहाँ ऑफ है या इन, उससे हमको नहीं मतलब, अंग्रेजी हमको इतना नहीं आता, ओनली पोजीशन की बात कर रहा है। यहाँ पर कह रहे हो नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहो या विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि y में चेंज तभी आएगा जब x में चेंज आए होंगे। विद रिस्पेक्ट टू x भी नॉर्मली बोला जाता है, विद रिस्पेक्ट टू x मतलब x के हिसाब से, है ना, x के सापेक्ष, तो यानी x में बदलाव तो किया होगा तभी ना y में बदलाव मिला होगा। यस सर। तो विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x भी कह सकते हो, और विद रिस्पेक्ट टू x भी काम चला सकते हो। बोलो dx by dt क्या है, क्या पढ़िए जल्दी बोलो, पूरा बोलो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to t। इसका क्या मतलब है बताओ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to t है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to t है ना, मतलब अगेन क्या देख रहे हो, अमाउंट ऑफ चेंज इन x इन यूनिट चेंज ऑफ t टाइम, नहीं समझे? dx by dt मतलब टाइम में dt चेंज लाया होगा तो x में dx चेंज मिली, तो यूनिट टाइम में चेंज लाने पर कितना x में चेंज आएगा, dx अपॉन dt, अमाउंट ऑफ चेंज इन x इन यूनिट चेंज ऑफ t। समझ में आया? दोबारा पूछूंगा बता दोगे? ठीक है, तो रेट समझ में आ गया अच्छे से आपको? तो dy by dx का क्या मतलब होता है समझ में आया? y upon x का क्या मतलब होता है, रेट समझ में आया? रेट ऑफ चेंज समझा, और रेट दो तरीके का होता है, और हम कल शुरू करेंगे रूल के बारे में, डिफरेंशिएशन का रूल देखेंगे, ठीक है? तो यही तक रखते हैं बच्चों। डिफरेंशिएशन शुरू होने से पहले क्या क्या हमने आज पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा, और क्या पढ़ा, रेट पढ़ा मेनली, और रेट किसी एक के रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करते हैं, उसका क्या सेंस होता है, उसको और क्या क्या बोलते हैं, नहीं? फिर रेट ऑफ चेंज भी समझाया, किसी क्वांटिटी का किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक बात?